1 elitist. खवास की हुक्मरानी के नजरिए का हामी। कोई शख्स जो इस बात पर यकीन रखता है कि कुछ चीज़ों को सिर्फ अमीर तरीन या बेहतरीन तालीम याफ्ता लोगों के जरिए कंट्रोल अमलकियत होना चाहिए। 2 tack. कोका कील एन लंबे लंबे टाके बांधना नित्थी करना मुंसलिक करना। 3 entrench. किसी चीज़ को मजबूती से कायम करना, खास तौर पर एक ख्याला मसला, ताकि उसे तब्दील ना किया जा सके। हिफाजत के लिए मोर्चाबंद होना। खंदक खोदना। 4 distress. इंतहाई तशवीश, उदासी, दर्द का एहसास, तकलीफ का बाइस, रंज का बाइस, मुसीबत, तकलीफ, अजियत, दुख, दर्द, तंगदस्ती, एहतियाज। परेशानी में मुब्तला करना, तशवीश में डालना, हैरत में डालना। 5 avert. कुछ बुरा होने से रोकने के लिए, अपनी आंखों और ख्यालात को दूर करने के लिए टालना, बाज रखना, दफ करना, रोकना, टोकना, ठहरना। मोड़ देना, हटाना। 6 accomplish. पूरा करना, मुकम्मल करना, अंजाम देना, शाइस्ता बनाना, बजा लाना। 7 cognitively. इल्मी तौर पर इल्म आगाही से, एक ऐसे तरीके से जो इदराक से मुताल्लिक है या मुतासिर करता है। 8 inert. हरकत करने या अमल करने की ताकत के बगैर, सुस्त, काहिल, अलकिस, बेअमल। मजहूल, साकिन, गैर मुतहर्रिका, गैर फाल। 9 protracted. लंबी, तवील, बहुत तूल पकड़ जाने वाला। देर की, दराज। 10 foremost. पहला, अगला, नुमाया, खास, सबसे अव्वल। मुमताज तरीन, अहमियत मर्तबे में सबसे फायक। 11 defaulter. नादहंदा, अहद शिकन, कोताही करने वाला, गैर हाजिर, कसूरवार, बाकीदा। 12 bailout. किसी ऐसे शख्स मुका तंजीम की मदद करना जो मुश्किल में है, आमतौर पर पैसा देकर, देने या कर्ज देकर। 13 dither. लर्जिश, कपकपाहट, जोश, घबराहट, हिचकिचाकर काम करना, घबराना, कपकपना, लरजना। 14 pawl. ताकत से खींचना है, घसीटना, पकड़ना, जबरदस्ती से घसीटना है, ढोना, नकलो हम करना, मजबूर करके ले जबरदस्ती जाना। जहाज का रुख बदलना, उसूल। 15 petty. थोड़ा, जरा सा, खफीफ, कलील, मामूली, हकीर। 16 predate. तारीख से पहले पहुंच जाना, पहले की तारीख में कब्ल डालना, पहले वाक़े होना, पेशगी तारीख डालना। 17 locus. जाए वकूब, जगह, मकाम, मौका, महल वकूब, मौका, महल। 18 plethora. हद से ज्यादा होना, बहुत कसीर होना, ज्यादा होना। बहुतात, कसरत, शिद्दत, इफरात, हद से ज्यादा। 19 impulse. अचानक कुछ करने की शदीद ख्वाहिश, तमन्ना, फौरी चाहत, सोचने समझे बगैर काम करने का रुझान। अचानक धकेलना, हरकत, चाल, तहरीक, धक्का, हैजान, तरंग। 20 entropy. बेतरकीबी, बेकायदगी, इनकता, तवानाई, नाकागी, तवानाई का इनकता। हरारत की किसी खास मिकदार के बारे में। 21 coercion. दबा, जबर, मजबूर, जबरदस्ती, जोर, जाबिराना हुकूमत। 22 opt. मुंतखब करना है, इंतखाब करना। चुनना, अपनी पसंद से इख्तियार करना। मौजू होना, चुनना। 23 constituency. इंतखाबी हल्का। इंतखाब करने वालों का हल्का, इंतखाब करने वाले राय व हिंदगाना बाशिंदे। 24 tweak. झटका देकर खींचना, मरोड़ना, झटका। चाल, गिर, तरकीब। गिर की बात किसी मशीन,
सिस्टम वगैरह को बेहतर बनाने के लिए इसमें मामूली तब्दीलियां करना। 25 Edifice. एक बड़ी मुतासिर कुन इमारत हवेली। बड़ी इमारत खास तौर पर कोई तामीर जो अपनी ज़ाहिरी सूरत और जसामत के लिहाज से मुतासिर करने वाली हो। 26 Unorganized. गैर मुनज़्ज़म तरतीब व तंजीम से बेबहरा गैर नामी साख्त का। 27 Coherent. ख्यालात, दलाइल वगैरह मंतिकी और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म, समझने में आसान और वाज़े मुंतज़िम, मुसलसल, माकूल, मंतिकी, आपस में चिपका हुआ, चस्पा। 28 Resemble. एक जैसा होना, मिलता जुलता होना, एक जैसा नजर आना। शक्ल, मुशाबे होना, मानिंद होना। 29 Embark. चढ़ाना, सवार कराना, शामिल करना, शरीक होना, जहाज पर सवार होना या सवार करना, नई मुहिम में शामिल होना, नया काम शुरू करना। 30 Doggedly. डटकर, जिमकर, पुख्ता इरादे से। 31 Mired. एक मुश्किल नाखुशगवार सूरत हाल में जिससे आप बच नहीं सकते। 32 Viability. जीस्त पजीरी, नमू पजीरी, हुत, नतीजा खेजी, काबिलियत हयात, होतीत, उपज की कुव्वत। 33 Mercenary. भाड़े का सिपाही, पन्ना नफा सोचने वाला, जरपरस्त, किराए का, भाड़े का। जर खरीद कारकान पैसे का लालची सिर्फ इस रकम में दिलचस्पी रखते हैं जो आप किसी सूरत हाल से हासिल कर सकते हैं। एक फौजी जो किसी भी मुकागिरों के लिए लड़ेगा जो अदायगी की पेशकश करता है। 34 Foundational. असासी, बुनियादी, इब्तिदाई। 35 Perdition. वो सजा जो मौत के बाद हमेशा रहेगी, अबदी लानत की जगह हालत। जहन्नम, रूहानी मौत, बर्बादी, तबाही, सत्यानाश, मुकम्मल नुकसान। 36 Macroeconomic. कलाम मुआशियात, बड़े इक्तिसादी मसाइल से ताल्लुक़ रखने वाला इल्म मईशत, जैसे कौमी पैदावारियत। Our Elite's Bankruptcy. Sakib Sherani. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 19, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. God gave Noah the rainbow sign, no more water, the fire next time. As Pakistan's difficulties in meeting its external payment obligations deepen, its elitist policymakers, both past and present, are inclined to believe that the country got into this mess because of a host of recent external factors: the post-pandemic supercycle in commodities, Russia's invasion of Ukraine, the U.S. Federal Reserve's change of tack, biblical floods at home. The entrenched conventional wisdom also appears to be that managing the mounting payment difficulties and debt distress, or, in this case, a near-certain default on the current path, is Pakistan's only challenge, and that averting the inevitable in the short run by kicking the can down the road will be mission accomplished for the incumbent political setup and its architects. For a country that is experiencing its 13th balance of payments crisis since 1988, and is in its 23rd fund program since 1958, this argument can only wash with the cognitively inert. Placing the two figures quoted above in context, 13 and 23, gives some perspective of how deep-rooted and protracted the country's economic malaise has been. Pakistan is one of the foremost protracted users of IMF resources globally, spending, by my estimate, a cumulative of 34 years in various IMF programs since independence. This suggests that it has slipped into a new fund program once in less than every 3 years of its existence on average. Perhaps unsurprisingly, Sri Lanka comes close, with a total of 16 IMF programs under its belt since its independence in 1948. Argentina, a serial defaulter on its sovereign debt,
has approached the IMF 22 times since 1956. It will also be illustrative to see a breakdown of the number of IMF programs undertaken by each political party by its tenure in government since 1988. PMLN has 4 IMF programs under its belt, PPP 6, 2 under Gen Musharraf, and 1 by PTI. Power elites have their heads in the sand regarding the country's frequent and multiple crises. This should put paid to any politics that each of these political parties has played at various times with regard to seeking a bailout from the fund, especially in 2018 and 2019 when the then PTI government was dithering on signing off on a loan arrangement with the IMF, and the very same PPP and PMLN that are in power today were hauling it over the coals for petty political mileage. While Pakistani elites believe that everyone and everything except their own poor policies and choices over the past 75 years may be the root cause of the problem, the fact is that, as the data indicates, there is one constant that predates all recent events: a lifelong history of poor political as well as economic governance. This is a textbook example of what psychologists call an external locus of control, referring to the belief in some individuals and societies that they do not have agency over what happens to them, and that their life outcomes are determined by external factors beyond their control. The plethora of deep-seated and widely believed conspiracy theories bandied about in Pakistan is a prime demonstration of this phenomenon. Where have things gone wrong for Pakistan? Is the country a victim of bad luck, bad policy, bad governance, or an international conspiracy? The exploration of this question over the years is well documented, and while various commentators differ as to the exact root of the malaise, the consensus appears to be that the fault lies in our own choices and constructs, and not just on the economic side. Whatever impulse our external environment may or may not have given to our growing challenges, it is clear that the entropy caused by the establishment's governance of the country's internal affairs has played a large role in bringing things to this pass. Unique factors and circumstances following the country's birth that handed the reins of power, decision, and policy-making to a small elite consisting of the army, politicians, and bureaucracy laid the basis for a system of governance run on wider co-option and coercion. The judiciary and industrialists were next to be co-opted, followed eventually by the media and other business segments. As a result, with so many insiders enjoying the benefits of the status quo, it is no surprise that there is no organized reform constituency in the country. Business segments that are affected only want policies that hurt their interests to be tweaked, while retaining the rest of the edifice that provides them rents. The disaffected middle class appears to have rallied behind PTI, but it is largely unorganized and lacks a coherent national economic strategy so far. A clear manifestation of elite capture is the unwillingness as well as inability to organize the country's polity as well as economy into anything resembling normal. This is illustrated by the half-hearted commitment to reform demonstrated since independence. With fiscal reform at the core of the wider economic reforms needed, and need recognized since the 1950s, policymakers have embarked on at least 15 attempts at fixing the country's tax system since 1972. With various commissions, committees, and task forces formed at periodic intervals. Despite the repeated identification of the same problems, tax collection has doggedly remained mired at around 10% of GDP for over 7 decades. A survey of multiple education sector reform attempts reveals the exact same dismal results. More recently, attempts at introducing a semblance of viability in the energy sector have also been meeting with failure. The country's power elites would still like to believe that it is bad luck that landed us here, but running a country on geopolitical rents, mercenary impulses, and elite capture is hardly sustainable, and has never ended well. The elites have to wake up. Without recognition of what I would term the country's foundational misconstructs, whether on the political or the economic side, and taking responsibility as well as ownership for addressing them, any hope of getting onto the road to recovery will give way to a path to perdition. The writer is a former member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, and heads a macroeconomic consultancy based in Islamabad. Published in Dawn, January 19, 2023. Subscribe your own channel.
Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. चूँकि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इसके माजी और हाल के अशराफिया के पॉलिसी साज इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्क हालिया बैरूनी अवामिल की वजह से इस बदहाली का शिकार हुआ है, जिनमें वबाई अमराज के बाद अजनास का सफर साइकिल, यूक्रेन पर रूस का हमला, अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से तरीकाकार में तब्दीली, अंदरून मुल्क बाइबल के सैलाब शामिल हैं। रिवायती दानिशमंदी ये भी मालूम होती है कि अदायगियों की बढ़ती हुई मुश्किलात और कर्जों के बहरान का इस मामले में मौजूदा रास्ते पर एक खास डिफ़ॉल्ट से निमटना पाकिस्तान का वाहिद चैलेंज है, और ये कि मुख्तसर मुद्दत में इस नागुज़ीर को रोकना मौजूदा सियासी सीट अप और उसके ममारों के लिए मिशन पूरा होगा। एक ऐसे मुल्क के लिए जो 1988 से अदायगियों के तवाज़ुन के 13 बहरान का सामना कर रहा है और 1958 से अपने 23 फंड प्रोग्राम में शामिल है, ये दलील सिर्फ इल्मी तौर पर गैर फ़ाल अफराद के साथ धो सकती है। मुंदरजा बाला दोनों अदाद शुमा 13 और 23 को सियाक और सबाक में रखने से कुछ नुक्ता नज़र मिलता है कि मुल्क की माशी बदहाली कितनी गहरी और तवील रही है। पाकिस्तान आलमी सतह पर IMF के वसाइल के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कुनिंदगान में से एक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज़ादी के बाद से IMF के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मजमूई तौर पर 34 साल खर्च किए हैं। इससे पता चलता है कि ये अपने वजूद के हर 3 साल से भी कम अरसे में औसतन एक बार एक नए फंड प्रोग्राम में शामिल हुआ है। शायद हैरत की बात यह है कि श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से IMF के कल 16 प्रोग्रामों के साथ करीब है। अर्जेंटाइन, जो अपने खुद मुख्तार कर्जों पर सिलसिलावार नादहिंदा है, 1956 से अब तक 22 बार IMF से रुजू कर चुका है। 1988 से लेकर अब तक हर सियासी जमात की हुकूमत के दौरान IMF के कितने प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, उनकी तादाद का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के पास IMF के 4 प्रोग्राम हैं, पीपल्स पार्टी के 6, जनरल मुशर्रफ के दौर में 2 और PTI का एक प्रोग्राम है। मुल्क की मुसलसल और मुतअद्दिद बहरानों के बारे में इक़्तिदार की अशराफिया के सर रेत में है। इससे इन सियासी जमातों में से हर एक ने फंड से बेलआउट हासिल करने के सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में जो सियासत की है, ख़ास तौर पर 2018 और 2019 में जब PTI की इस वक्त की हुकूमत IMF के साथ कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रही थी, और वही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो आज इक़्तिदार में हैं, वो मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कोयले पर कब्जा कर रही थी। अगरचे पाकिस्तानी अशराफिया का मानना है कि गुज़िश्ता 75 सालों में हर कोई और उनकी अपनी नाकिस पॉलिसियों और इंतखाब के अलावा हर चीज़ इस मसले की बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि जैसा कि आदाद और शुमार से पता चलता है, एक मुस्तकिल है जो तमाम हालिया वाक़यात से पहले है, ख़राब सियासी और मुआशी हुक्मरानी की ज़िंदगी भर की तारीख़। ये एक निसाबी मिसाल है जिसे माहिरीन नफ्सियात बैरूनी कंट्रोल कहते हैं, कुछ अफराद और मुआशरों में इस अक़ीदे का हवाला देते हुए कि उनके साथ किया होता है इस पर उनका कोई इख्तियार नहीं है, और ये कि उनकी ज़िंदगी के नताइज बैरूनी अवामिल के ज़रिया तय होते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले साजिशी नज़रियात की कसरत इस रुझान का एक अहम मज़हर है। पाकिस्तान के लिए चीज़ें कहाँ गलत हो गई? क्या मुल्क बदकिस्मती, बुरी पॉलिसी, बुरी गवर्नेंस किसी बैन अल-अक़वामी साजिश का शिकार है? बरसों से इस सवाल की खोज अच्छी तरह से दस्तावेज़ी है, और अगरचे मुख्तलिफ मुबस्सरीन इस परेशानी की असल जड़ के बारे में इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन इत्तेफाक राय यह है कि गलती सिर्फ मुआशियात की तरफ से नहीं बल्कि हमारे अपने इंतखाब और तश्कील में है। हमारे बैरूनी माहौल ने हमारे बढ़ते हुए चैलेंजों को जो भी तरगीब दी हो या ना दी हो, ये वाज़ेह है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात की इस्टेब्लिशमेंट की हुक्मरानी की वजह से पैदा होने वाली इंट्रोपी ने मामलात को इस हद तक लाने में बड़ा किरदार अदा किया है। मुल्क की पैदाइश के बाद के अनोखे अवामिल और हालात जिन्होंने इक़्तिदार, फैसला साजी और पॉलिसी साजी की बागडोर फौज, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल एक छोटी सी अशराफिया को सौंप दी, ने वसीतर ताउन और जब पर चलने वाले हुक्मरानी के निज़ाम की बुनियाद रखी। इसके बाद अदलिया और सनतकारों का साथ दिया गया, जिसके बाद मीडिया और दीगर कारोबारी हलकों का नंबर आता है। नतीजतन
बहुत से अंदरूनी लोग स्टेटस को के फवायद से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मुल्क में कोई मुनज़्ज़म इस्लाहाती हल्का नहीं है। कारोबारी तबके जो मुतासिर होते हैं वो सिर्फ उन पॉलिसियों को तब्दील करना चाहते हैं जो उनके मुफादात को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि बाकी इमारत को बरकरार रखना जो उन्हें किराया फराहम करती है। ऐसा लगता है कि नाराज मुतवस्सित तबका पीटीआई की हिमायत कर रहा है, लेकिन ये बड़ी हद तक गैर मुनज़्ज़म है और अब तक एक मरबूत कौमी इक्तिसादी हिकमत अमली का फुकदान है। अशराफिया के कब्जे का एक वाज़े इजहार मुल्क की सियासत और मईशत को नॉर्मल जैसी किसी भी चीज़ में मुनज़्ज़म करने में अदम दिलचस्पी और नाअहली है। आज़ादी के बाद से इस्लाहात के लिए आधे दिल से किए गए अज़्म से उसकी अक्कासी होती है। 1950 की दहाई से तस्लीम शुदा वसीतर माशी इस्लाहात के मरकज़ में मालियाती इस्लाहात के साथ पॉलिसी साजों ने 1972 से मुल्क के टैक्स निज़ाम को ठीक करने के लिए कम अज़ कम 15 कोशिशें शुरू की हैं, जिसमें वक्फे से मुख्तलिफ कमीशन, कमेटियां और टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। एक ही मसाइल की बार बार निशानदेही के बावजूद टैक्स वसूली 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जीडीपी के तकरीबन 10% पर फंसी हुई है। तालीम के शोबे में इस्लाहात की मुताद्दिद कोशिशों के एक सर्वे में बिल्कुल इसी तरह के मायूस कुन नताइज सामने आए हैं। हाल ही में तवानाई के शोबे में काबिल अमलियत की एक झलक मुतारिफ कराने की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। मुल्क की मुक़्तदिर अशराफिया अब भी ये मानना चाहती है कि यह बदकिस्मती रही है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन जोग्राफियाई सियासी किराए के मुहर्रिकात और अशराफिया के कब्जे पर मुल्क चलाना शायद ही पायदार है और कभी भी अच्छी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अशराफिया को बेदार होना पड़ेगा। इस बात को तस्लीम किए बगैर कि मैं मुल्क की बुनियादी खामियों को तस्लीम नहीं करूँगा, चाहे वो सियासी हो या माशी, और उनसे निमटने की जिम्मेदारी और मलकियत लेने के बावजूद बहाली की राह पर गामजन होने की कोई भी उम्मीद तबाही की राह हमवार करेगी। मजमून निगार वजीर आज़म की इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के साबिक रुकन हैं और इस्लामाबाद में कायम मिक्रो इकनॉमिक कंसल्टेंसी के सरबराह हैं। अखज़ शुदा बतारीख 19 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. Like, subscribe, share and comments.